The husband cannot be guilty of rape committed by himself on his lawful wife, for by the mutual and matrimonial consent, wife had given herself up in this kind to her husband, which she cannot retract. This was the conventional approach of not recognizing the marital rape by Sir Matthew Hale, dating back to 1736. Hello everyone and welcome to Abipedia. In today's video, we will be analyzing the serious issue of marital rape with respect to Indian as well as international law. सर मैथ्यू हेल की दी हुई स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए शादी को एक बंधन बना दिया था। 1981 में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। 1981 में आर वर्सेस आर इंग्लैंड में जजेस ने ये ऑब्जर्व किया कि मैरिज इन मॉडर्न टाइम्स इज रिगार्डेड एज पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स एंड नॉट वन इन विच वाइफ मस्ट एक्ट एज सबसर्विएंट चैटल ऑफ हर हस्बैंड। आर वर्सेस एल ऑस्ट्रेलिया में भी ये कहा गया कि हस्बैंड का अपनी वाइफ को उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना उसके स्पाउस की लीगल स्टेटस और ह्यूमन डिग्निटी से इनकम्पैटिबल है। उसके बाद यूरोपियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स से लेकर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने भी मैरिटल रेप को एक सीरियस इशू की तरह एक्नॉलेज किया। इस बात को समझा जाने लगा कि एक देश में 18.8% महिलाओं का सीरियस मैरिटल रेप का शिकार होना एक गंभीर मुद्दा है। इंडिया में तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और फिर इनफेमस सेलर्स केस के बाद हमारी सिविलाइजेशन के आगे सवाल खड़े हुए। क्या औरतों का अपनी फिजिकल ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी का कोई अधिकार है? क्या सिर्फ शादी कर लेने भर से उनके पति का उन पर प्रॉपर्टी की तरह का अधिकार हो जाता है? क्या मैरिटल रेप और खतनी जैसी चीजें हमारे समाज में वाकई ही जायज है? 1981 में यूनाइटेड नेशंस ने सिडॉ यानी कि कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन को सारी दुनिया के सामने रखा और औरतों की फिजिकल ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी को एक्नॉलेज किया। यदि हम भारतीय संदर्भ में कानून की बात करें तो हम ये पाएंगे कि मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट हमारे कानून में पहले भी एग्जिस्ट करता था। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन में रखे गए हस्बैंड और वाइफ में यदि हस्बैंड अपनी वाइफ की विल और कंसेंट के बिना फिजिकल इंटरकोर्स करता है तो ऐसे इंटरकोर्स को कल्पेबल इंटरकोर्स माना गया, जिसके लिए 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। इसके अलावा इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी 18 साल से कम उम्र की पत्नी के कंसेंट को कंसेंट ना मानकर ऐसे इंटरकोर्स को भी रेप का दर्जा दिया गया। लेकिन 3 फरवरी 2013 जस्टिस वर्मा कमेटी ने कुछ ऐसा किया जो ज्यादा चर्चा में तो नहीं आया और कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया गया, लेकिन भारतीय सोसाइटी में एक पैराडाइम शिफ्ट हमारे सामने आई। कल्पेबल इंटरकोर्स अंडर द सेक्शन 376A को बदलकर 376B बनाया गया और लॉ की डेफिनेशन में यूजेज और कस्टम वर्ड्स के साथ साथ और अदरवाइज वर्ड को भी यूज किया गया। यानी कि जुडिशियल सेपरेशन या फिर इद्दत पीरियड के अदरवाइज भी अगर एक वाइफ एक ही छत के नीचे अपने पति से अलग रह रही है तो ऐसे केस में भी उसके पति का उसके साथ जबरदस्ती किया गया फिजिकल इंटरकोर्स मैरिटल रेप की श्रेणी में आएगा। यह भी कहा गया कि वाइफ की रिटन कंप्लेंट के बाद ही और जज की प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन के बाद कंप्लेंट लॉज होगी और उसके बाद ही कंप्लेंट को एंटरटेन किया जाएगा, अदरवाइज जज कॉग्निजेंस नहीं लेगा। जहां 376A में यानी कि कल्पेबल इंटरकोर्स में केवल 2 साल के दंड का प्रावधान था, 376B में इसे 7 साल तक बढ़ा दिया गया। 376A का 376B बनना कहीं ना कहीं भारत में मैरिटल रेप के कानून की जुरिस्डिक्शन को बहुत हद तक बढ़ा गया। अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें तो 2021 में केरला हाई कोर्ट में हुए केस XXX वर्सेस XXX में केरला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 2 जजेस जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस के एदपगत द्वारा मैरिटल रेप को डाइवोर्स का ग्राउंड माना गया और ये भी कहा गया
कि भारत में अब जरूरत आ गई है कि मैरिज को सेक्युलर लॉ के अंडर लाया जाए, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन में कल्पेबल इंटरकोर्स, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी और केरला हाई कोर्ट की ये जजमेंट भारत में मैराइटल रेप के बढ़ते हुए जुरिस्डिक्शन को दिखाती है, उसके एवोल्यूशन को दिखाती है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये जुरिस्डिक्शन और ज्यादा इवॉल्व करेगा। मैराइटल रेप का कानून भारत में प्रॉपर लिमिटेशंस के साथ एग्जिस्ट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।